इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर पाकिस्तान में एक तरह की तारीख रकम कर दी है, जब पाकिस्तान में यह कहा गया है कि 174 पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन तो दुरुस्त हैं, लेकिन पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है और पीटीआई को इसके निशान से महरूम कर दिया जाए, बल्ले से महरूम कर दिया जाए। यूं इलेक्शन कमीशन एक तरह की एक तारीख रकम कर रही है। सियासी जमातों को इससे पहले भी इंतखाबी निशानात से महरूम किया गया है, लेकिन तब में और अब में क्या फ़र्क है? अब पीटीआई को क्या फ़र्क पड़ेगा इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम होने का? और उससे पहले भी स्टेट जिन जिन पार्टीज को इंतखाबी निशान से महरूम करने की कोशिश करती रही है, उसका असर क्यों नहीं पड़ा? सबसे पहले हिस्ट्री के, पॉलिटिक्स के, करंट अफेयर्स के को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम कर दिया है और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी, इंतखाबात को भी कलअदम करार दे दी है। इंतहाई मुज़क्का खेज बात है ये। अभी से इन इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया गया है, गैर जमहूरी बना दिया गया है। सरासर एक पार्टी को सरासर बिल्कुल ही माइनस करने की तरफ ये इलेक्शन है, माइनस रख कर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बेशक अभी पीटीआई के जो लीडर्स हैं, पीटीआई के जो अभी चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो अदालत से रुजू करेंगे, अदालत जाएंगे। अगर अदालत रिलीफ भी दे देती है, अगर ये किसी हाई कोर्ट जाते हैं, पेशावर हाई कोर्ट जाने को उन्होंने बात की है, या बाद में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से बेशक रिलीफ भी मिल जाता है, उसके बावजूद ये जहनीत समझने की ज़रूरत है, मेंटलिटी समझने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया कि आप किसी सियासी जमात का इंतखाबी हक मारने के लिए, सियासी हक उसका बिल्कुल ख़त्म करने के लिए उसको इंतखाबी निशान से महरूम कर दें। देखें, इस तरह की शरारतें पहले भी हुई हैं। जनरल ज़िया ने ये बहुत बड़ी शरारत की थी कि पीपल्स पार्टी को उसके निशान तलवार से महरूम कर दिया जाए। अब पीपल्स पार्टी तलवार के निशान से महरूम हुई, उसके बाद चूंकि वो जनरल ज़िया ने इलेक्शन तो कराने नहीं थे, वो तो झूठे वादे किए जा रहा था, तो पीपल्स पार्टी ने इस दौरान कई इंतखाबी निशान लेने की कोशिश की। जब जनरल ज़िया झूठे वादे करता था, मैं अब 90 दिन बाद कराने वाला हूँ, अब 100 दिन बाद कराने वाला हूँ, अब 60 दिन बाद कराने वाला हूँ, पीपल्स पार्टी ने घोड़े का निशान लिया। उसके बाद खैर पीपल्स पार्टी को जब तीर का निशान मिला 1988 में, तो ये इतना अरसा हो चुका था कि जो तीर का सिंबल था वो बेनज़ीर ने और पीपल्स पार्टी की उस वक्त की क़यादत ने आम बंदों तक पहुंचा दिया था। आम लोगों तक, गांव देहात, कस्बों, टाउन्स तक पहुंच गया था कि अब पीपल्स पार्टी का निशान तलवार नहीं तीर होगा। इसी तरह नून लीग के, मुस्लिम लीग के अंदर जो रिफ्ट पैदा हुई थी 1992 में जुनेजो की वफात के बाद, जिससे मुस्लिम लीग दो हिस्सों में तकसीम हो गई, तो जो मुस्लिम लीग का पुराना निशान साइकिल था जिस पर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो मुस्लिम लीग जुनेजो के पास चला गया और शेर नून लीग के पास आ गया। 93 में नून लीग ने, नवाज शरीफ ने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ा था। 93 में खैर कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर इसी निशान पे बाद में वो कामयाब भी होते रहे, यानी थोड़ा सा टाइम स्पेस मिल गया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब इलेक्शंस को 50 दिन से कम का अरसा रह गया और किसी बड़ी सियासी जमात को, जो जिसकी यहाँ हुकूमत भी रही है, बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया हो। सरासर ये ज्यादती है, और ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क में, ऐसे सिस्टम में कि जहाँ बाकी पार्टियों का इंट्रा पार्टी निज़ाम एक मजाक होता है। यानी अगर पीटीआई पर कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एतराज़ करे, कोई जमात भी करे, लेकिन 4-5 जमातों को तो सरासर एतराज़ नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग को नहीं करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को नहीं करना चाहिए, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप को नहीं करना चाहिए। ये ऐसी पार्टीज हैं कि जिनके अंदर इलेक्शन बिल्कुल एक ड्रामा होता है। यानी मुस्लिम लीग किस मुंह से, मुस्लिम लीग के लीडर्स किस बिना पर, अभी आजम नज़ीर तारड़ जो बात कर रहे थे जी कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक पॉइंट आउट किया, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, नजर ही नहीं आए थे। एक मुस्लिम लीगी को तो ये बात करनी नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग तो अपने वजूद में, अपने एसेंस में ही एक टोडी पार्टी रही है। पहले ये अंग्रेज़ों के साथ रही, 47 से पहले हर मौके पर अंग्रेज़ों को सपोर्ट फराहम करती रही। यहाँ के जो तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन थे उनको पकड़वाती रही, गद्दारियाँ करती रही। दूसरी जंग अज़ीम में मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी।
पाकिस्तान बनने के बाद आप देख लें, हर डिक्टेटर आता है, ये मुस्लिम लीग उसके साथ खड़ी जाती है। अयूब खान का दौर हो, मुस्लिम लीग हाजिर है। जनरल ज़िया का दौर हो, मुस्लिम लीग हाजिर है। मुशर्रफ का दौर हो, मुस्लिम लीग हाजिर है। अब भी मुस्लिम लीग बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई है, जो मुस्लिम लीग नून है। तो मुस्लिम लीग नून तो अपनी एसेंस में गैर जमहूरी पार्टी है। आज की जो मुस्लिम लीग नून है वो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार, नवाज शरीफ, ये 4-5 बंदों के गिर्द घूमती है। इनके इलेक्शन किस तरह होते हैं? एक जगह 300-400 बंदा बैठकर नवाज शरीफ को कायद, शहबाज शरीफ को सदर, मरियम को वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। ये इलेक्शन किस तरह होते हैं? पीपल्स पार्टी में इलेक्शन किस तरह होते हैं, जहां 2.5-3 दर्जन लोग बैठकर बिलावल को चेयरमैन, आसिफ जरदारी को शरीक चेयरमैन बना देते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम में इलेक्शन किस तरह होते हैं? शुरू से ही मौलाना फजल रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद के दौर से, मौलाना मुफ्ती महमूद बेशक फजल रहमान के मुकाबले में प्रो डेमोक्रेटिक थे, लेकिन वहां इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह होते हैं ये देखने की जरूरत। कोई भी आप और जमात देख लें, कोई भी अवामी, ये जो शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग है, यहां किस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते होंगे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 175 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, और ईसीपी कह रहा है कि 174 पार्टीज ठीक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रही हैं, सिर्फ पीटीआई गलत करा रही है। तो ये बहुत सादा बात है। असल मसला, असल मकसद है कि पीटीआई का रास्ता रोका जाए, पीटीआई के लिए इंतखाबात में ज़्यादा गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम कर दी जाए। पीटीआई के सामने अब एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब पीटीआई के उम्मीदवारों को अगर तो अदालत से रिलीफ नहीं मिलता, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हैं, तो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे एक अदल पसंद, इंसाफ पसंद जज के होते शायद इतनी बड़ी ज्यादती ना हो। शायद पीटीआई को ये उसका जो एक बिल्कुल सियासी हक है, सियासी इखलाकी हक है, ये वापस मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो पीटीआई के पास कोई प्लान बी, प्लान सी हो सकता है। लेकिन अगर वो आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में, अगर आज़ाद यानी हर जगह से जो पीटीआई का उम्मीदवार होगा वो आज़ाद लड़ेगा और हर जगह का निशान दूसरे से अलग होगा, तो ये थोड़ा बहुत डंड तो डलेगा, थोड़ा बहुत डंड डलेगा, खास तौर पर दही इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहां ख्वानगी बिल्कुल नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग सिर्फ सियासी निशान को देखकर किसी जमात के साथ रिलेट करते हैं, वहां तो फर्क पड़ेगा। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में अगर पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बता दिया जाएगा कि इस एनए में हमारा निशान ये है, फलां नेशनल असेंबली के हल्के में हमारा निशान ये है, फलां जगह निशान ये है, तो बहुत ज़्यादा डंट नहीं पड़ेगा। ईसीपी ने क्या सोच करके फैसला दिया है? ज़ाहिर बात है ईसीपी भी पाकिस्तान में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के तहत ही फैसले करती आई है। जो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है वही हमेशा इलेक्शन कमीशन ने की है। ये साबित हो रहा है कि हम लोग तारीख से कुछ नहीं सीखते, हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते, कि सियासी जमातों को निशानात से महरूम करने के बावजूद, बल्कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने के बावजूद सियासी जमातों को ख़त्म नहीं किया जा सका। लेकिन हिस्ट्री से कोई बात सीखने को तैयार नहीं है, तो पीटीआई के साथ भी अब ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये बात समझने से हम कासिर हैं कि किस तरह किसी सियासी जमात को दंड पड़ सकता है उसका सियासी निशान छीनने से। ऐसा वैसे 1970 में हम जो भी कहें, यहिया खान को मैं एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पर कोई गुड मार्क्स नहीं देते हम लोग, यानी यहिया खान को एक गासिब करार देते हैं, यूसुफर करार देते हैं, एक डिक्टेटर करार देते हैं। लेकिन यहिया खान ने अवामी लीग का निशान नहीं छीना था, या यहिया खान ने जिन सियासी जमातें जो 1970 में इलेक्शन लड़ी थी उनमें से किसी जमात का निशान नहीं छीना था। ये निशान छीनने की रवायत जनरल ज़िया ने शुरू की, लेकिन वो चूंकि इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन 85 के थे गैर जमाती। बहरहाल ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि इलेक्शन से 50 दिन पहले किसी बड़ी सियासी जमात का निशान छीना गया हो। अब देखते हैं पीटीआई क्या करती है, पीटीआई का प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, और प्लान बी और प्लान सी अगर ना हुआ, ना चला, तो फिर पीटीआई किस तरीके से इस मसले को टैकल करेगी, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।